आज हम पाठ 2 मंत्र पढ़ेंगे। ओके। संध्या के समय डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। इसी समय दो कहार एक डोली लिए आते हुए दिखाई दिए। कहार उसे कहते हैं जो डोली को लेकर उठाकर चलता है। औषधालय के सामने, औषधालय का मतलब होता है अस्पताल, अस्पताल के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने आकर द्वार पर पड़ी हुई चीख से झांका। चीख का अर्थ होता है ऐसी चटाई जिसमें से दोनों पतला सा कपड़ा होता है जिसमें हम बाहर की तरफ देख सकते हैं। डॉक्टर साहब ने चीख के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोते हुए बोला, हुजूर, एक निगाह देख ले, 7 लड़कों में से यही बचा है। मैंने आपको मंत्र पाठ उस दिन स्कूल में पढ़ाया था, आज उसके आगे का पढ़ाती हूँ। बूढ़ा उनके पीछे दौड़ते हुए कह रहा था, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए। मोटर चली गई। जब बूढ़े को डॉक्टर के आने की कोई आशा न रही तो उसने अपने कहारों से कहा कि डोली उठाओ और ले चलो। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बेटा मर चुका था। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था और लड़का कैलाशनाथ जो कॉलेज में पढ़ रहा था, वह आज अपने 20वीं सालगिरह के अवसर पर रेशमी कपड़े, नंगे पैर और सिर पर नंगे सिर, नंगे पाँव इधर उधर अपने मित्रों के आवभगत करने में लगा हुआ था। सहसा उसकी एक मित्र मृणालिनी ने उससे कहा, कैलाश, मुझे अपने सांपों का तमाशा दिखाओ। तो कैलाश ने कहा, ये अभी समय नहीं है, कल दिखा दूंगा, मुझे अभी क्षमा करो। मृणालिनी ने जीत की, तुम रोज कल करते हो, मुझे आज ही देखना है। कैलाश ना समझ गया कि उसको मना करना मृणाली को वास्तव में बुरा लगा है। प्रतिभोज समाप्त होने के बाद वह मृणाली को और अपने अन्य मित्रों को साथ लेकर सांप के दरबे में पहुंचा। दरबे का अर्थ होता है जहां पर सांपों का घर होता है। और महुअर बजाना शुरू किया। महुअर का अर्थ होता है बीन बजाना शुरू किया। वह एक एक करके सांपों को निकालने लगा। एक मित्र ने कैलाशनाथ से पूछा, दांत तोड़ डाले होंगे? कैलाशनाथ ने उत्तर दिया, दांत तोड़ना मदारियों का काम है। यह कहकर उसने एक काले जहरीले सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया। जैसे ही कैलाशनाथ ने सांप की गर्दन ढीली की, उसे जमीन पर रखना चाहा, सांप ने क्रोधित होकर उसकी उंगली को जोर से काट लिया और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून बह रहा था। उसने उंगली को जोर से दबाया और कमरे की ओर दौड़ा। वहाँ मेज की दराज पर एक जड़ी रखी हुई थी जिसे लगाकर घातक विष भी रफू हो जाता है। रफू का अर्थ होता है दूर हो जाता है। जड़ी लगाने से भी कुछ असर न हुआ और कैलाश अचेत हो गया। लेकिन जड़ी लगाने के बाद भी कैलाश को तो कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि सांप बहुत जहरीला था। इसलिए कैलाश अचेत हो गया। डॉक्टर चड्ढा कैलाश की ओर दौड़े ताकि चीरा लगाकर विष निकाल सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने कहा, कोई झाड़ने वाला सयाना मिले तो संभव है, अब भी जान बच सकती है। कोई कहने लगा कि कोई झाड़ने वाला मिलता है तो उससे भी इसकी जान बच सकती है। डॉक्टर चड्ढा बोले, बुलाइए, किसी झाड़ फूँक करने वाले को ही बुलाइए, चाहे वह मेरा सब कुछ ले ले लेकिन मेरे बेटे को सही कर दे। एक झाड़ने वाले को बुलाया गया। कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ही नहीं हुई। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो होना था हो चुका। उधर शहर में कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया रहते थे जो अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात को काट रहे थे। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ, वही। शहर में हला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं नहीं जाता। मैं खूब जानता हूँ। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह भी बैठा रह गया। बुढ़िया सो गई। उसकी आंखों में नींद आ रही थी। थोड़ी देर में उसने अपनी
लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोला। बुढ़िया की आंखें खुल गई। उसके द्वार टोके जाने पर वह वापस आकर लौट गया और कहा, चड्ढा आकर पैरों में भी पड़ जाए तब भी मैं ना जाऊं। थोड़ी देर बाद वह फिर उठा, धीरे से किवाड़ खोले, बाहर निकल गया। गांव के चौकीदार ने बताया, मैं डॉक्टर चड्ढा के घर से आ रहा हूँ। उनके बंगले पर भारी भीड़ लगी हुई है। चौकीदार आगे चला गया। भगत के पैर शहर की ओर चल पड़े। 10 मिनट चलने के बाद डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। भगत को लगा कहीं मुझे देर न हो गई हो, चड्ढा साहब के बेटे को कुछ हो न गया हो। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए थे जो चड्ढा साहब के बेटे के जन्मदिन पर आए थे। सहसा भगत ने द्वार पर आवाज़ लगाई। कोई और दिन होता तो डॉक्टर साहब धुतकार देते। आज बाहर निकल आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और बड़ी नम्रता से बोला, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता है, फिर कभी आना। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए ही तो आया हूँ, जरा भैया को दिखा दीजिए। डॉक्टर ने व्यवस्थित स्वर में कहा, आइए देख लो फिर भी, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं। जो कुछ होना था हो चुका है। बहुत झाड़ने फूकने वाले आए, देखकर चले गए, पर कुछ नहीं हुआ। अब आप आए हो तो आप भी इसे देख लीजिए। डॉक्टर साहब बूढ़े भगत को अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। भगत खड़ा खड़ा मंत्र पढ़ रहा था। एक बार मंत्र समाप्त होने पर वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। न जाने कितने घड़े पानी कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र पढ़ा। जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश भी लाल लाल आंखें खोलने लगा। उसने पीने को पानी मांगा। कैलाश की माँ भगत के पैरों में गिर पड़ी। एक क्षण में चारों ओर खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धाभाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिर रहे थे, लेकिन भगत का कहीं भी पता नहीं था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे थे, चिलम पी रहे थे। चिलम का अर्थ होता है सिगरेट की तरह का एक धूम्रपान, जिसे पीते हैं, जो हमारे शरीर के लिए वैसे नुकसानदायक होता है। और उसका चड्ढा साहब का बेटा सही हो गया था, वो भी किसके, भगत के मंत्र पढ़ने पर। इधर भगत की चारों ओर तलाश की जा रही थी। उधर भगत लपका हुआ घर की ओर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले ही पहुंच जाऊं। मेहमानों के चले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब कुछ याद आ रहा है। डॉक्टर को याद आ गया था कि एक बार भगत अपने बेटे को लेकर आया था, लेकिन उसने अंदर उसके बेटे को देखने से मना कर दिया था और उसके बेटे को देखा भी नहीं था। और भगत चड्ढा साहब के देखने के बाद वो अपने बेटे को घर लेके चला गया, लेकिन क्या हुआ कि उसका बेटा मर चुका था तब तक। तो ये सब बातें डॉक्टर साहब को याद आ रही थी। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे याद है कि मैंने खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से मैंने मना कर दिया था। ये सब डॉक्टर साहब को याद आ चुका था। आज उस दिन को याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है, ग्लानि का अर्थ होता है पछतावा। उस दिन की बात सोचकर डॉक्टर साहब को बहुत पछतावा हो रहा था कि मैं अगर आज उसके बेटे को बचा लेता तो कितना अच्छा होता। उसका बेटा अपनी जान से हाथ नहीं धोता। उसे प्रकट नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे खोज निकालूंगा और मैं उस भगत को खोज निकालूंगा कि वो कहाँ रहता है और उसके पैरों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगूंगा। और मैंने जो अपराध किया है, मैंने उसके बेटे की जान नहीं बचाई है, इसका ये अपराध किया है, तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। ऐसा वह डॉक्टर साहब सोच रहे थे कि मैं उस भगत को जरूर ढूंढ निकालूँ। डॉक्टर चड्ढा ने सोचा था कि मैं उस भगत के पैरों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगूंगा। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया।
जो अब मैं जीवन प्रयत्न मेरे सामने रहेगा। डॉक्टर चड्ढा सोच रहे थे कि उस भगत की वजह से मुझे आज ऐसा आदर्श रास्ता दिखाई दिया है जो मैं अब जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। इसलिए मैंने उसके साथ जो किया था वो गलत किया था। मुझे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए थी उस टाइम जब उसको उसके बेटे की मदद की ज़रूरत थी, जब मैंने भी मना कर दिया था। तो हमें कभी भी जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम दूसरों की मदद करेंगे तो कोई हमारी मदद करेगा। इसलिए कभी भी जीवन में इस तरह से नहीं करना चाहिए जिस तरह से डॉक्टर चड्ढा ने किया था। आपको ये पाठ अच्छे से सुनना है ध्यान से। बाय।